एवरीवन, मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ। आज मैं आपको हिंदी सेकंड यानी हिंदी व्याकरण का एक पाठ पढ़ाऊँगी जिसका नाम है शब्द रचना। इसमें हमें शब्दों के बारे में बताया गया है। आइए हम जानते हैं कि हम शब्द किसे कहते हैं। हम पहले जानते हैं कि हम वर्ड किसे कहते हैं, जिसका हम खंड न कर सके, जिसको तोड़ न सके। ये मैंने आपको पहले भी आगे पिछले कक्षाओं में पढ़ा चुका है कि जिसको हम तोड़ ना सके, जिसका हम खंड न कर सके, उसे हम वर्ड कहते हैं। और वर्डों से मिलकर शब्द का निर्माण होता है। जैसे मैं लिख दूँ क म ल, तो तीनों मिलकर क्या हो गए, एक शब्द बन गया कमल। यही क्या है, हमारा शब्द। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो हम देखेंगे कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे मैं लिख दूँ बर्तन। अगर मैं बोलूँ बर्तन, तो बर्तन से क्या हमें, ये बर्तन एक शब्द है, इसका अर्थ निकलता है। तो ये क्या है, एक शब्द, यह एक शब्द है। मगर अब मैं बर्तन को उल्टा कर दूँ, अगर मैं यहाँ लिखूँ बर्तन, देखिए बर्तन, तो यह एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ निकलता है। इस परिभाषा के अनुसार वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो यह क्या है, इसका अर्थ निकल रहा है, यानी यह सार्थक है। तो यह क्या हुआ, हमारा शब्द हो गया। अगर मैं इसको उल्टा करके लिख दूँ, जैसे मैंने इसको उल्टा करके लिख दिया, तो ये क्या हो गया, नतरक। अब यह क्या हो गया, सार्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं। इस शब्द का कोई अर्थ नहीं, मतलब क्या है, यह शब्द नहीं है। इस परिभाषा का यही अर्थ है कि वर्णों के जो वह वर्ण जिसका अर्थ निकले उसे ही हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। और यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, बर्तन का अर्थ निकल रहा है, बर्तन शब्द का, मगर उसको उल्टा करके अगर हम लिखें तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। इसका मतलब ये है कि जिसका अर्थ निकले उसे ही हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। अब हम जानते हैं कि शब्द के कितने भेद होते हैं। शब्द के 3 भेद होते हैं। एक होता है उत्पत्ति के आधार पर, एक होता है प्रयोग के आधार पर, और एक होता है बनावट के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। इसको हम आगत शब्द भी कहते हैं। तत्सम शब्द हम किसे कहते हैं, अब हम इसको जानते हैं। तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं, और संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में वैसे के वैसे ही एज इट इज प्रयोग किए जाते हैं, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे ग्राम, क्षेत्र, सत्य, दधि, यह कुछ ऐसे शब्द तत्सम शब्द हैं जो संस्कृत में बिल्कुल ऐसे ही प्रयोग किए जाते हैं। अब हम जानते हैं तद्भव शब्द किसे कहते हैं। तद्भव शब्द हम उसे कहते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं, मगर हिंदी में प्रयोग होते वक्त यह अपना रूप कुछ बदल लेते हैं, और कुछ बदल कर यह तद्भव शब्द के रूप में प्रयोग होते हैं, हिंदी में प्रयोग होते हैं। जैसे गांव, सच, दही, यह सब कुछ ये कुछ शब्द हैं जो तद्भव शब्द हैं। जैसे मैं ये क्या है, ग्राम, इसको हमने कुछ बदल के गांव कहा। ग्राम और गांव एक ही है, लेकिन तत्सम शब्द में संस्कृत के शब्द वैसे ही प्रयोग होते हैं, तो यहाँ पे ग्राम हुआ। लेकिन तद्भव शब्द में वह हिंदी में प्रयोग होते होते आते आते कुछ इनका रूप बदल जाता है, तो यह क्या हो जाएगा, गांव। जैसे ही यहाँ पे हमारा है तत्सम में क्या है, सत्य। सत्य जो है क्या है, हमारा संस्कृत शब्द है, लेकिन अगर हम तद्भव में आए तो यह क्या हो जाएगा, इसका रूप बदल के हमारा क्या हो जाएगा, सच हो जाएगा। ऐसे ही यह दधि क्या है, संस्कृत का शब्द है, और यह तद्भव शब्द में प्रयोग होते होते, हिंदी में प्रयोग होते होते इसका रूप बदल कर कुछ दही इसका रूप हो गया है। तो ये क्या है, हमारा तत्सम शब्द वही है जो संस्कृत के शब्द होते हैं और वैसे ही के वैसे हिंदी में प्रयोग होते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन तद्भव शब्द में क्या है, वो संस्कृत के शब्द होते हैं, लेकिन हिंदी में प्रयोग होते वक्त उसमें क्या होता है, थोड़ा सा बदलाव हो जाता है, चेंज हो जाता है, और वह तद्भव शब्द में बदल जाता है। अब हम आते हैं देशज शब्द। देशज शब्द हम किसे कहते हैं।
देशज शब्द वही शब्द है जो हम साधारण बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं और जो अपने ही देश से लिया गया है हिंदी में। जैसे कुछ शब्द हैं पगड़ी, खिचड़ी, जूता, ये सब कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारे खुद के अपने ही देश से लिए गए हैं और हम लोग साधारण साधारण बोलचाल की भाषा में क्या करते हैं, इसका शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब हम आते हैं विदेशी शब्द। विदेशी शब्द या आगत शब्द भी इसको हम कह सकते हैं। विदेशी शब्द हम उसे कहते हैं जो अन्य देशों के शब्द जो हमारे देशों में प्रयोग किए जाते हैं उसे हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे स्कूल, रुमाल, अलमारी, ये शब्द कुछ ऐसे हैं जो विदेशी शब्द हैं मगर ये हमारे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। इसे हम आगत शब्द भी कहते हैं। आगत मतलब जो हमारे देश का नहीं हो, दूसरे देश से हमारे देश में आया हो। अब हम जानते हैं दूसरे आधार पर जो है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब हम जानते हैं कि विकारी शब्द किसे कहते हैं। जो शब्द लिंग, वचन और काल के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं, यानी जिन शब्दों में लिंग, वचन और काल के कारण परिवर्तन होता रहता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सब क्या है, हमारे विकारी शब्द हैं। जैसे मैं अगर कहूँ सीमा घर जा रही है और फिर मैं तुरंत ही उसको बदल के बोल दूँ कि रमेश घर जा रहा है, तो ये क्या हो गया, संज्ञा का बदलाव हो गया, उसमें परिवर्तन हो गया। पहले सीमा क्या थी, स्त्रीलिंग, और फिर रमेश क्या है, पुल्लिंग, तो ये क्या हो गया, उसमें बदलाव हो गया, परिवर्तन हो गया। इसे हम क्या कहेंगे, संज्ञा में बदलाव यानी परिवर्तन के कारण ये जो क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है और ये हमारा क्या हो गया, विकारी शब्द में आ गया। ऐसे ही सर्वनाम में भी आएगा, क्रिया में आएगा और विशेषण में भी आ सकता है। इस सबों में क्या होता है, परिवर्तन हो सकता है और हमारे यही विकारी शब्द हैं। अब हम आते हैं अविकारी शब्द में। अविकारी शब्द वैसे होते हैं जिनमें किसी भी हालत में किसी भी कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जिन शब्दों में उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे कुछ अविकारी शब्द हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक आदि ऐसे शब्द हैं, इन्हें हम अव्यय भी कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण हम किसे कहते हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि राम बहुत अच्छा लड़का है, तो यह क्या अच्छा, इसमें क्या हुआ, हमारा क्रिया की विशेषता बता रहा है, अच्छा लड़का है, अच्छा हमारा क्या हुआ, क्रिया विशेषण। और ऐसे ही कह दूँ मैं सीमा बहुत अच्छी लड़की है, तो ये क्या है, हमारी क्रिया की विशेषता बता रही है कि क्या है विशेषता हमारी, अच्छी लड़की है। तो हमारे किसी भी, चाहे स्त्रीलिंग की बात करें या पुल्लिंग की बात करें, किसी भी रूप में हमें उसकी विशेषता का पता चल जा रहा है, उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। यही हमारा क्या है, अविकारी शब्द है। अब हम इसके आगे का देखते हैं। अगला है आपका बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर शब्द को 3 भागों में बांटा गया है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब हम जानते हैं कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। वे शब्द जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। वे शब्द जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, अगर तोड़ा जाए तो उनका अर्थ जो है नहीं निकलेगा, उसे हम क्या कहेंगे, रूढ़ शब्द कहेंगे। जैसे चीता, रवि, गिलास, ये सब क्या है, कुछ रूढ़ शब्द हैं। जैसे मैं अगर ची को अलग कर दूं और ता को अलग कर दूं, तो क्या ची का कोई अर्थ निकलेगा, नहीं निकलेगा, ता का कोई अर्थ निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो वे शब्द जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते और अगर टुकड़े करेंगे तो उसका अर्थ नहीं निकलेगा, उसे ही हम क्या कहेंगे, रूढ़ शब्द कहेंगे। जैसे मैं र को अलग कर दूं, वी को अलग कर दूं, तो क्या र का कोई अर्थ निकलेगा, कोई अर्थ नहीं निकलेगा, वी का कोई अर्थ निकलेगा, कोई नहीं निकलेगा। इसे ही हम क्या कहेंगे, जिसको हम, यही कुछ शब्द हैं जिसको हम क्या कहेंगे, रूढ़ शब्द कहेंगे। अब हम आते हैं यौगिक शब्द पे। यौगिक शब्द हम किसे कहते हैं,
जो शब्द जो दो शब्दों के मेल से शब्द बनते हैं, जो दो वर्डों या शब्दों के मेल से शब्द बनते हैं और जिसका सार्थक अर्थ निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक धन, जैसे मैंने लिखा है पुस्तकालय, तो यहाँ क्या है? पुस्तक धन आलय बराबर पुस्तकालय। तो ये हमारी परिभाषा क्या कहती है कि जो दो शब्दों के योग से जो दो शब्दों या वर्डों के योग से जो शब्द बने, उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं, और जिसका सार्थक यानी अर्थ निकले, दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ निकले, उसे हम क्या कहेंगे? यौगिक शब्द। तो यहाँ पे हम पुस्तकालय लिखे हैं, तो पुस्तक और आलय, पुस्तक का एक अर्थ निकल रहा है, पुस्तक का अर्थ होता है किताब या क्या है? पुस्तक का अर्थ निकल रहा है, और आलय का अर्थ होता है घर, या क्या है? घर का भी, आलय का भी अर्थ निकल रहा है। तो ये क्या है? दोनों सार्थक शब्द है, तो ये क्या हो गया? दोनों मिलाकर हमारा क्या होगा? पुस्तकालय। और ये पुस्तकालय क्या है? सार्थक शब्द है, इसका अर्थ निकल रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहेंगे। अब हम जानते हैं योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। वो शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और जिसका अर्थ कुछ विशेष अर्थ निकलता है, उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे लंबोदर, मैंने लिखा है लंबोदर, तो लंबा प्लस उदर बराबर लंबोदर होता है। लंबा प्लस उदर अर्थात लंबा उदर वाला मतलब अर्थात क्या होगा? लंबा उदर वाला क्या है? हमारे गणेश भगवान जी हैं, तो क्या होगा? लंबा उदर वाला अर्थात गणेश भगवान। तो हमारा क्या हो रहा है? ये दोनों शब्द मिलकर हमारे क्या हो रहा है? लंबोदर बन रहे हैं, और लंबोदर लंबे उदर वाला अर्थात गणेश जी एक विशेष अर्थ को बता रहा है, अर्थात यह क्या है? योग रूढ़ शब्द है। अब यहाँ पे आपका लेसन खत्म होता है। यह लेसन आपके 5 to 8 सारे क्लास में यह लेसन है शब्द रचना। आप इसको अच्छे से पढ़िए, इसको अच्छे से याद करिए। अगर आपका क्लास 5 के लिए आपका बस इतना ही दिया है, तो आप इसको अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए और बुक को पढ़िए, सब याद करिए और अच्छे से जितने सारे नोट्स आपको दिए जा रहे हैं उसको लिखिए। और मैं ऊपर के क्लास के लिए 6 to 8 क्लास के लिए इससे कुछ ज़्यादा होगा, तो मैं इसके आगे भी वीडियो बनाकर उसको आपको दे दूँगी। आप उसको देख लीजिएगा और अच्छे से पढ़ते रहिएगा, याद करिएगा और आप लोग इसको देखिएगा वीडियो को। थैंक यू।